कभी सोचा है कि ये एक साम्राज्य जो एक छोटी सी जागीर से शुरू हुआ, वो कैसे इतने बड़े मुगल सल्तनत को चुनौती दे पाया और एक समय में लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। आज हम मराठा साम्राज्य की उसी अविश्वसनीय कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, उसके शानदार उदय से लेकर उसके पतन तक, जिसका असर भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य पर बहुत गहरा पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मराठों का सीक्रेट वेपन क्या था? वो था उनका लड़ने का बिल्कुल अलग अंदाज, छापा मार युद्ध। सोचिए, पहाड़ और जंगल उनका घर थे, वहीं छिपकर वो अचानक से विशाल मुगल सेना पर हमला करते और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता वो गायब हो जाते। ये सिर्फ एक लड़ाई की तरकीब नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी ताकत को उसके ही घर में हराने का एक अचूक तरीका था। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 17वीं सदी में, जगह है दक्कन। उस वक्त मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन था और उसके सख्त नियमों की वजह से लोगों में काफी गुस्सा था। हवा में एक तरह की बेचैनी थी, एक बदलाव की आहट, और इसी असंतोष की आग से एक ऐसी शक्ति का उदय होने वाला था जो इतिहास का पूरा रुख ही बदल देगी। देखिए, कोई भी साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं बनता, उसकी जड़ें होती हैं लोगों के दिलों में। मराठों के मामले में ये जड़ें थीं उनकी एक जैसी भाषा, उनके रीति रिवाज और उनकी संस्कृति। रामदास और तुकाराम जैसे संतों ने लोगों को भक्ति के साथ साथ स्वाभिमान का पाठ भी पढ़ाया। इससे लोगों में एक अपनेपन की भावना, एक राष्ट्रीय चेतना जागी। और इस पूरी बिखरी हुई ऊर्जा को, इस भावना को एक शक्ल देने के लिए सामने आए छत्रपति शिवाजी महाराज। वो सिर्फ एक योद्धा या राजा नहीं थे, बल्कि एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने लोगों के दिलों में जल रही उस छोटी सी चिंगारी को पहचाना और उसे एक बहुत बड़े साम्राज्य की ज्वाला में बदल दिया। जरा सोचिए, सिर्फ 18 साल का एक नौजवान पुणे की अपनी छोटी सी जागीर से शिवाजी ने एक सवाल पूछा जो बहुत ही शक्तिशाली था। हम दूसरों की नौकरी क्यों करें जब हम अपना खुद का राज बना सकते हैं? और इसी एक सवाल के साथ उन्होंने स्वराज यानी अपना राज की नींव रखी। लेकिन देखिए, साम्राज्य जितना एक बात है और उसे चलाना वो बिल्कुल दूसरी। शिवाजी की असली महानता सिर्फ उनकी बहादुरी में नहीं, बल्कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन चलाने के तरीके में भी थी। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो बहुत ही कुशल था और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गया। तो उन्होंने बनाया अष्टप्रधान, मतलब 8 मंत्रियों की एक सुपर एफिशिएंट टीम। हर मंत्री अपने विभाग का एक्सपर्ट था और सबसे बड़ी बात यह थी कि हर मंत्री सीधे राजा को जवाब देता था। इससे क्या हुआ? इससे सरकार के काम में तेजी आई और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगी। और इन 8 में एक पद था जो सबसे ज्यादा अहम था, वो था पेशवा का, यानी प्रधानमंत्री। इस पद को जरा याद रखिएगा, क्योंकि आगे की कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेने वाली है। यहीं से सत्ता का केंद्र धीरे धीरे राजा से प्रधानमंत्री की तरफ खिसकने लगा। तो शिवाजी के बाद, जैसा कि हमने कहा था, कमान आई पेशवाओं के हाथ में और ये पद अब खानदानी हो गया। इनके दौर में तो मराठा साम्राज्य ने कमाल का विस्तार किया। मराठा सेनाएं उत्तर में दिल्ली से लेकर दक्षिण में तंजावुर तक पहुंच गईं। अब इतने बड़े साम्राज्य को सिर्फ एक जगह से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, तो बाजीराव प्रथम जैसे जीनियस पेशवाओं ने एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम बनाया, मराठा परिसंघ। इसमें उन्होंने अपने सबसे ताकतवर सरदारों को अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी दे दी। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये मराठा साम्राज्य के 4 मजबूत स्तंभ थे। नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर और ग्वालियर के सिंधिया। ये सरदार अपने अपने इलाकों में आज़ाद थे, लेकिन जब भी पेशवा को जरूरत पड़ती, ये सब अपनी अपनी सेना लेकर एक झंडे के नीचे इकट्ठा हो जाते थे। सब कुछ सही चल रहा था, मराठा ताकत अपने चरम पर थी। ऐसा लग रहा था कि बस अब तो पूरे हिंदुस्तान पर भगवा लहराएगा। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है, और मराठों की कहानी में वो लेकिन था पानीपत। जब मराठा पंजाब तक पहुंचे तो उनका सामना सीधे सीधे हुआ अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली से। अब ये लड़ाई तो होनी ही थी, और ये कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये वो जंग थी जिसे तय करना था कि हिंदुस्तान का भविष्य क्या होगा, और इस जंग का मैदान बना पानीपत। और यहीं पर मराठों से एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक भूल हो गई। जिस चीज ने उन्हें हमेशा जिताया था, उनकी अपनी छापामार युद्ध नीति, उसे ही उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने अब्दाली की सेना से आमने सामने खुले मैदान में लड़ने का फैसला किया। ये एक ऐसी गलती थी जिसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। सिर्फ रणनीति ही नहीं,
तकनीक में भी एक बड़ा फर्क था। एक तरफ थी मराठों की भारी भरकम तोपें, जिन्हें हिलाना डुलाना मुश्किल था, और दूसरी तरफ अब्दाली की ऊंटों पर रखी हल्की तोपें थी, जो तेजी से जगह बदल सकती थीं और लगातार मराठा सेना पर कहर बरपा रही थीं। और फिर आया वो साल 1761, पानीपत की तीसरी लड़ाई। एक दिन, और उस एक दिन में मराठा साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी टूट गई। ये एक ऐसा झटका था जिससे वे फिर कभी पूरी तरह से उभर नहीं पाए। इस हार ने सिर्फ मराठों को नहीं तोड़ा, इसने पूरे भारत के सियासी नक्शे में एक खालीपन, एक वैक्यूम पैदा कर दिया। मराठा ताकत कमजोर पड़ चुकी थी, और इस खालीपन को भरने के लिए कौन आगे आया? हाँ, वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पर सवाल ये उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? सिर्फ एक लड़ाई हारने से तो सब खत्म नहीं होता। तो असल में भारत पिछड़ कहाँ रहा था? इसका जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा जूम आउट करके देखना होगा कि उस वक्त दुनिया में, खासकर यूरोप में, क्या चल रहा था। एक तरफ था यूरोप, जहां प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ज्ञान और नए आइडियाज, मतलब रॉकेट की रफ्तार से फैल रहे थे। किताबें और जानकारी आम लोगों तक पहुंच रही थीं। और दूसरी तरफ था भारत, जहां ज्ञान अब भी हाथ से लिखी हुई किताबों, पांडुलिपियों में कैद था और कुछ ही लोगों की पहुंच में था। यही हाल प्रोडक्शन का था। भारत के कारीगर बेशक दुनिया में बेस्ट थे, अपने हाथों से जादू करते थे, लेकिन यूरोप में मशीनों का दौर शुरू हो रहा था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। वहां बड़े बड़े कारखानों में तेजी से सामान बन रहा था। और शायद सबसे बड़ा फर्क समंदर की ताकत में था। मुगल हों या मराठे, दोनों ने जमीन पर तो राज किया, लेकिन समंदर को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उनकी कोई मजबूत नौसेना नहीं थी, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर यूरोप की ताकतों ने अपने जहाज़ों के दम पर पूरी दुनिया पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। असल बात यह थी कि भारत का जो रूलिंग क्लास था, वो उस वक्त की शानो शौकत में, आज के ऐशो आराम में डूबा हुआ था। उन्होंने भविष्य की टेक्नोलॉजी और साइंस में इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं समझी। उनका ध्यान आज पर था, आने वाले कल पर नहीं। तो मराठों की ये पूरी कहानी आज भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब कोई भी समाज या कोई भी देश आने वाले कल के इनोवेशन को छोड़कर बस आज के आराम को चुनता है, तो उसकी कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास बार बार देता है।